तो अस्सलाम नमस्ते प्रणाम। मैं अपने ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले आप लोगों के लिए फिर से एक अपडेट थोड़ी सी राहत भरी है। ईरान के अंदर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता था और इसके बारे में पूरी दुनिया में न्यूज़ चल रही थी। मैंने भी आपको बताया और हमला करने के पीछे अमेरिका ने वजह यह बताई थी कि ईरान वहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मार रहा है, उनको सजाए मौत दे रहा। और इसी बीच एक नाम निकल के सामने आया था इरफान सुल्तानी का, और ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द इरफान सुल्तानी को लटकाया जाएगा। इरफान सुल्तानी के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने ईस निंदा यानी ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी की है, कुछ बुरा भला कहा है, कुछ गालियां वगैरह भी दी हैं। और ईरान में इसको लेके बड़े कड़े कानून हैं। तो फिर सजाए मौत की सज़ा मिली और इसी पे अमेरिका ने धमकी दी और कहा कि अगर उसको लटकाया तो फिर हम तुम पे हमला करेंगे। इसी बीच कतर उतर में जितने एयरबेस थे उसको अमेरिका ने खाली करवाया कि अगर पलट के ईरान हमला करे तो फिर कोई एक्शन हमारे ऊपर ना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। तो इन तमाम सूरतों हाल में ये चीज़ कयास लगाई जा रही थी कि भाई हमला होगा या नहीं होगा। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी को टाल दिया है, यानी अब उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, बहरहाल अभी के लिए। ऐसे हाल में फिर अब अमेरिका हमला करेगा नहीं, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो कहीं ना कहीं एक जंग जो एकदम कन्फर्म थी अब उसमें थोड़ी सी इफेक्ट बटा गई है कि अब अमेरिका हमला करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम चीज़ें। बहरहाल जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी एक लड़की की है। एक लड़की अपनी सोच में कितना आगे बढ़ जाती है, क्या कुछ कर सकती है, सनक सवार हो जाए तो कितना गिर सकती है, ये तमाम चीज़ें आपको मैं डिटेल में आज बताऊंगा। तो पे से पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। कहानी मेरठ की। मेरठ में एक जगह लगता है प्रेम प्रयाग, और इसी प्रेम प्रयाग में एक जेई साहब रहा करते थे और बात लगभग 20 साल पुरानी है। जेई साहब का नाम था प्रेमवीर। अब साल 2007-8 के आसपास अगर कोई जेई हो तो जाहिर सी बात है एक ऊंचा नाम, एक ऊंची पदवी, ठीक ठाक पैसे। इनकी पत्नी का नाम था संतोष और इनका एक बेटा था जिसका नाम था गौरव, एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियंका। गौरव भी पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा, प्रियंका तो मिस मेरठ रह चुकी थी। तो चारों तरफ नाम, चारों तरफ रुतबा। इसी दौरान इस परिवार की एक रिश्तेदार थी जिनका नाम था मंजूलता। मंजूलता अक्सर इस परिवार को फ़ोन करके बातचीत करती। और ऐसे ही साल 2008 में मंजूलता अपने बहन यानी संतोष को फ़ोन करती है। फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं, थोड़ा उन्हें अजीब लगा। इसके बाद उन्होंने अपने जीजा प्रेमवीर को फ़ोन किया, फिर भी फ़ोन नहीं लगा। घंटी जाए कोई उठाए ना। अब ये चीज़ें बड़ी अजीब लगने लगी। फिर वो परेशान हुई। उसके बाद उन्होंने और तरीके से फ़ोन करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ फ़ोन किया कहीं कोई जानकारी हाथ लगी नहीं। परेशान होकर उन्होंने थाने में फ़ोन कर दिया और कहा कि साहब आप जाओ और देखो, मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन उनका लग नहीं रहा और किसी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। आसपास के तमाम लोग भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अनहोनी हो गई हो। अब ये बात जब पुलिस सुनती है तो चूँकि मामला एक हाई प्रोफाइल घर का था तो पुलिस वालों को भी लगा कि भाई चलो चल के देख लेते हैं। अब पुलिस अपनी गाड़ी में दलबल के साथ सवार प्रेमवीर के घर पे पहुंची। घर पे पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ। अब दरवाज़ा खुला तो घर के अंदर दाखिल हो गई। जब अंदर दाखिल हुई तो पुलिस ने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल अंदर प्रेमवीर की लाश पड़ी थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनको मारा था। अब प्रेमवीर की जब लाश दिखी तो फिर दूसरा सवाल कि संतोष कहाँ है। फिर संतोष को भी फ़ोन करने की कोशिश हुई, आवाज़ लगाई, फ़ोन लगा नहीं। आवाज़ लगाने पे संतोष ने कुछ बोला नहीं। घबरा के पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी ली और जब तलाशी ली तो एक बेडरूम में संतोष की भी लाश मिली, बिस्तर पे। यानी एक घर के अंदर दो कत्ल, दोनों लाशें पड़ी हैं। इसके बाद फौरन पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले ये एंगल बना कि कहीं किसी ने चोरी वोरी के चक्कर में तो नहीं किया कि चोर चोरी करने आया हो, इन्होंने विरोध किया हो, बदले में फिर उसने मार वार दिया हो।
लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि घर का कोई सामान गायब नहीं, कोई सामान ज़्यादा इधर उधर नहीं। पुलिस वालों ने कहा कि चोरी का एंगल तो है नहीं, तो कहीं कोई दुश्मनी या फिर रंजिश का एंगल। जांच पड़ताल शुरू की, आसपास के लोगों से पूछा, परिवार वालों से पूछा, जो बेटा था उसको बुलाया, जो बेटी थी उसको बुलाया। तमाम पूछताछ में भी कोई चीज़ नहीं आई। अब पुलिस वाले बड़े परेशान। अच्छा, उस टाइम में ना ज़्यादा कैमरे होते थे, ना ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह का तो कोई ज़माना ही नहीं था, तो चीज़ें उतनी आसानी से हो नहीं पा रही थी। टेक्निकल सर्विलांस भी नहीं था कि आप टेक्निकल सर्विलांस के सहारे आज के हिसाब से काम कर सकें। लिहाजा पुलिस अपना पुराना तरीका निकालती है और परिवार की कुंडली खंगालती है। जब परिवार की कुंडली खंगाली तब एक चीज पता चली कि इस परिवार की जो बेटी प्रियंका है वो अपने परिवार से अलग रहती है और परिवार वाले प्रियंका को देखना भी नहीं चाहते। और दूसरी चीज ये पता चली कि सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम है, वो भी वक्त से पहले ही। आमतौर पे लोग बेटे को ही देते हैं, लेकिन अगर वक्त से पहले ज़बरदस्ती लिखा जाए तो फिर डाउट होगा। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया। प्रियंका से भी पूछा कि तुम्हारे पिता की मौत हुई है, तुम्हारी माँ की मौत हुई है, तुम्हें किसी पे डाउट है या फिर कुछ और है। अब प्रियंका को जब टटोला गया तो प्रियंका का जो हाव भाव था थोड़ा सा संदिग्ध लगा। लिहाजा पुलिस वालों ने प्रियंका को उठाया, शक्ति से पूछताछ की, और जब पूछताछ की तो वो कहानी पता चली जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी की शुरुआत तो कायदे से कई साल पहले हो गई थी। इस घर में जब प्रियंका का जन्म हुआ तो परिवार वाले प्रियंका को बेहद लाड प्यार करते थे। यानी जिस दौर में लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था, पाबंदियों में रखा जाता था, उस दौरान भी प्रेमवीर, जो कि खुद पढ़े लिखे थे, मॉडर्न ख्याल के आदमी थे, तो उन्होंने प्रियंका को तमाम छूट दी और कहा कि बेटा तुम्हारा जो मन हो वो काम करो। अब प्रियंका धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उसकी जो दिलचस्पी थी मॉडलिंग और तमाम चीज़ों में हुई। पिता ने भी सपोर्ट किया तो इसने फिर मॉडलिंग की तैयारी की। अलग अलग जो कॉन्टेस्ट थे उसमें इसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। और कहते हैं कि एक बार तो ये मिस मेरठ भी बन गई थी। और उस दौरान पूरा परिवार बड़ा खुश था, जश्न मना रहा था कि हमारी जो बेटी है छोटी सी उम्र में मिस मेरठ बन गई, और अगर ये एक्टिंग लाइन में कदम रखेगी तो किसी मूवी में एक अच्छी हीरोइन बन जाएगी और इसकी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। अब इसी उम्मीद के साथ परिवार वालों ने उसको और सपोर्ट किया। उससे पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। अब ये बात जब प्रियंका के सामने पिता ने रखी तब प्रियंका ने बोला कि पापा मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए प्रियंका ने जब बोला तो पापा ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो मन वो करो, जिसमें तुम्हारा दिल लगे वो करो, बस तुम खुश रहो। अब पापा से परमिशन मिल गई, लेकिन मेरठ में इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह था नहीं। तो फिर इसने कहा कि तब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। पापा ने कहा जाओ। इसके बाद एक हॉस्टल में इसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए एडमिशन ले लिया और रहने लगी, और एक कॉलेज में जाके पढ़ने लगी, और ये दिल्ली चली गई। जब ये दिल्ली चली गई, इसी दौरान इसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था अंजू अमरोहा की रहने वाली। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, उसके बाद काफ़ी नज़दीकी आई। और इसी बीच एक दिन अंजू लौट के मार्केट से आती है और काफ़ी रात हो गई थी। अब इधर प्रियंका परेशान कि अंजू आई नहीं। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, और उस टाइम फ़ोन उन सबके पास ज़्यादा होता भी नहीं था। रात के 10-10 बजे आई। इधर प्रियंका एकदम घबरा गई कि कहाँ हो। अंजू आई एकदम हताश, निराश। प्रियंका ने दरवाज़ा खोला, ये पूछने लगी कि तुम कहाँ हो। अंजू ने एक सवाल पूछा कि तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है, या फिर तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है। अब ये सवाल जब अंजू ने पूछा तब प्रियंका ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि यार इस दिल्ली में तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। इतनी बातें जब अंजू सुनती है तो सुनने के बाद रोने लगती है। फिर ये पूछती क्या हुआ। तब वो बताती है कि जब मैं लौट के आ रही थी तब इन लड़कों ने मेरे ऊपर बहुत गंदा कमेंट किया, और इन लड़कों की सोच एक ही जैसी होती है। ये बस लड़कियों को भोग विलास की चीज़ें समझते हैं, उनको नोचना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं। और मैं ज़िंदगी में किसी लड़के से ना शादी करूँगी ना बॉयफ्रेंड बनाऊँगी।
इतना बोलती है, उसके बाद प्रियंका को गले लगाती है। प्रियंका भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड ना बनाऊँ। बात आई गई हो गई, फिर दोनों अपने खाने पीने में व्यस्त। अब रूम एक था, बाथरूम एक था, और दोनों लड़कियां ही थी तो अक्सर नहा धो के फिर एक दूसरे के सामने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। ऐसे एक दिन प्रियंका कपड़े चेंज कर रही थी और अंजू उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। ध्यान से देखने के दौरान प्रियंका पूछती है कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों देख रही हो? ये कुछ नहीं बोलती, उठती है और कहती है कि आई लव यू। अब ये बात जब प्रियंका सुनती है तो हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है आई लव यू टू। ये कहती तुम समझी नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। प्रियंका बोलती है कि मैं भी तुमसे सच में प्यार करती हूँ। फिर ये वापस लौट जाती, इसे लगा कि शायद इसकी बात प्रियंका समझी नहीं। थोड़ी देर बाद प्रियंका उसके पास आती है और कहती है कि जो तुम कहना चाहती हो मैं समझ गई, और मैं भी तुमसे उसी हिसाब से प्यार करती हूँ, और मैं भी तुमसे कहना ही चाह रही थी लेकिन मैं संकोच रही थी। अच्छा हुआ पहले तुमने बोल दिया। अब ये बात जब अंजू सुनती है तो बड़ी खुश होती है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें। इसके बाद तो मानो दो जिस्म एक जान ने, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ कॉलेज जाना, फिर एक साथ ट्यूशन, फिर कहीं घूमने जाना हो तो भी साथ, एक दूसरे की केयर करना भी बेहद पॉजिटिव लेवल पे। अब धीरे धीरे आसपास के लोगों ने जब देखा तो कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ थी। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि भाई दोनों लेस्बियन हैं क्या। पहले लड़के कहना शुरू करते हैं, फिर हॉस्टल की लड़कियां भी कहने लगती हैं कि भाई ये दोनों तो एकदम लेस्बियन की तरह रहती हैं। हालांकि इन दोनों को इसके बारे में ना कोई डर, ना कोई लाज, ना कोई शर्म। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, दोनों की जुदाई का वक्त हो गया, क्योंकि कॉलेज भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है। अब दोनों बड़े व्याकुल हुए, क्या करें। इधर प्रियंका के लिए भी परिवार वालों ने रिश्ता देखना शुरू किया। प्रियंका बड़ी परेशान, रोने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माँ बाप मान नहीं रहे। इधर अंजू भी जुदाई के गम में एकदम पागल कि क्या करें क्या करें। तभी दिमाग में एक आइडिया आया अंजू के। अंजू ने प्रियंका से कहा कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है अजेंद्र, तुम उससे शादी कर लो। प्रियंका ने कहा पागल लो, मैं अपने जिस्म को तुम्हारे अलावा किसी और को छूने दूंगी। इसने कहा तुम समझी नहीं, देखो तुम्हारे माँ बाप शादी तुम्हारी करवा देंगे किसी से, हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। मेरा जो भाई है वो मुझसे बाहर दूर रहता है मेरे घर से, तो शादी उससे होगी, एक दो बार उसके साथ तुम्हें रहना होगा, फिर तो मेरे पास हमेशा के लिए, और मैं शादी करूंगी नहीं। प्रियंका को ये बात जम गई। इसके बाद अंजू ने अपने दोस्त अजेंद्र से, मतलब अपने भाई अजेंद्र से प्रियंका को मिलवाया। जब मिलवाया तो अजेंद्र खुश हो गया, लड़की देखने में खूबसूरत थी। इसके बाद प्रियंका ने अपने प्यार के जाल में अजेंद्र को फंसाया, उसके बाद उसको पागल किया। अब अजेंद्र अपने घर पे जाके जिद पे अड़ गया कि मुझे प्रियंका से ही शादी करनी है। अब अजेंद्र जब जिद करने लगा तो फिर अजेंद्र और अंजू के माँ बाप ने रजामंदी दे दी। उसके बाद प्रेमवीर को भी मजबूरी में मानना पड़ा। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी होने के बाद अब अजेंद्र प्यार में पागल हुआ, प्रियंका को छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं। अब यहाँ प्लान फेल होने लगा। अब प्लान फेल होने लगा तो इन्होंने फिर प्लान बी अप्लाई किया। इन्होंने अपने ससुर और अंजू ने अपने बाप पे आरोप लगाया कि वो प्रियंका के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात का बहाना लेके प्रियंका और अंजू अपने ससुराल को भी छोड़ते हैं, यानी अंजू के घर को, और वापस दिल्ली आ जाते हैं। और ये बात जब प्रेमवीर को पता चली तो बड़े दुखी हुए कि भाई मेरी बेटी इस हिसाब से हरकतें कर रही, और उन्हें भी अपनी बेटी की हरकतों के बारे में खबर कहीं ना कहीं से लगी जाती थी। दुखी हुए, टूट गए। अपनी बेटी को समझाया, जब समझाया तो बेटी कुछ सुनने को तैयार नहीं। मजबूरी में फिर इन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए और दिखाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी गौरव के नाम कर दी। प्रियंका ने भी कहा कि मुझे कोई खास फर्क पड़ता है नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन कहीं भी रहना हो तो एक कड़वी सच्चाई है कि भाई पैसे तो जरूरी हैं। शुरुआत में दोनों के बड़े मजे थे, लेकिन धीरे धीरे जब पैसे खत्म हुए तो फिर क्या करें। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर प्रियंका ने अपनी माँ को फ़ोन किया, संतोष को, और कहा कि पैसे चाहिए। माँ ने कहा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसी बात पे नाराज़ होकर प्रियंका और अंजू दोनों एक दूसरे के साथ प्रियंका के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सबसे पहले जब अंजू को प्रियंका की माँ संतोष देखती है तो फ़ौरन नाराज़ होती है और गाली वाली देती है। कहती है किसी घटिया लड़की के चक्कर में तुमने अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी गृहस्थी, अपना पूरा कैरियर तबाह कर लिया।
प्रियंका कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा कि अंजू को कुछ मत बोलना। वो कहती है कि नहीं, यही है सारे फसाद की जड़। इसके बाद प्रियंका, अंजू और संतोष यानी माँ एक कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं और संतोष अपनी सारी नाराज़गी प्रियंका की उस दोस्त अंजू के ऊपर निकालने लगती है और प्रियंका को इस बात पे बार बार बुला रखता। लेकिन मन में ख्याल था कि भाई प्रॉपर्टी का मामला है, अपनी आधा हिस्सा लेके मैं यहाँ से चलूँ। बार बार वो कहती कि मुझे अपना आधा हिस्सा दे दो जो मेरा हक है। उन्होंने कहा कि तुमने इज्जत गंवा दी है, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और फिर बार बार अंजू को गाली। अब ये बात प्रियंका को इस कदर नागवार गुजरी कि उठती है। उठने के बाद दरवाज़ा बंद करती है। जब दरवाज़ा बंद करती है तो माँ को लगा कि शायद वो बहस करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कुछ बताएगी, लेकिन उसका इरादा तो कुछ और हो गया। वो फ़ौरन अपनी माँ संतोष के ऊपर हमला करती है। पीछे से अंजू ने भी मदद की। मुंह पकड़ा जाता है, मुंह दबाया जाता है और तकिए से मुंह दबा के फिर कत्ल कर दिया जाता है। अब जब कत्ल हो गया और दोनों कमरे में खामोश, इधर बाहर पिता, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, कोई आवाज़ आई नहीं। तब उन्हें लगा कि क्या हो गया। वो बेचारे दरवाज़ा खटखटाते हैं, लोग खोलते नहीं। लेकिन वो जब काफ़ी ज़ोर देते हैं तब ये दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर पिता ने जब देखा कि संतोष को मार दिया गया, वो भड़कते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रियंका और अंजू उनके ऊपर भी टूट पड़ती हैं। टूटने के बाद बड़ी बेरहमी से पिता को भी मार देती हैं और मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाती हैं, इस उम्मीद में कि भाई कैमरे में तो था नहीं और ना ही तब उतनी टेक्निकलिटी थी कि जांच पड़ताल उस हिसाब से होती आज के हिसाब से। और ऐसे हाल में फिर इन्हें लगा कि ये बच जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जब इनको टटोला तब ये पूरी कहानी पता चली। तो आप सोच के देखिए कि एक लड़की अपने घर से निकलती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करने मिस मेरठ रह चुकी थी, लेकिन अचानक से एक लड़की के प्यार में पागल हुई। और शायद उस दौर के, आज के दौर में भी ये चीज़ें किसी को कबूल होती नहीं है। और फिर धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब हुई, फिर जिद, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर फसाद। और दोनों ने जब साथ रहने का डिसीजन ले ही लिया था तो फिर अपनी मेहनत से कमाते खाते किसी को क्या पड़ी थी। लेकिन बाप की इज्जत भी बोरनी थी, बाप की इज्जत को डुबोना था और फिर बाप के पैसे भी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती थी। तो ऐसे हाल में फिर इन्होंने कत्ल का रास्ता चुना। आज भी ये कहानी जब मेरठ के लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद आज भी प्रियंका को गरियाते हैं। इत्तेफाकन अभी तक शायद ये दोनों जेल में हैं, चूँकि इन दोनों के लिए मुकदमा लड़ने वाला कोई है नहीं, पैसे इनके पास है नहीं और जेल में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। मुझे लगा कि इस कहानी के बारे में आज आपको ज़रूर बताना चाहिए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।